बच्चों 4 विकल्प दिया हुआ है, तो 3 सही और 1 गलत है। तो अब तक जितने भी हम लोग ये लेक्चर के माध्यम से और नोट्स के माध्यम से पढ़ा है, अब तक तो आप लोगों को मतलब है कि अवगत भी हो चुके होंगे कि क्या सही और क्या गलत है। क है इसका अर्थ किसी एक देश की अगुवाई या प्राबल्य, तो वर्चस्व है तो सही है, जो एक देश का वर्चस्व है। इस शब्द का इस्तेमाल प्राचीन यूनान में एथेंस की प्रधानता को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, ये भी सही है। और ग है ताकत, वर्चस्व, देश की सैन्य शक्ति अजय होती है, ये भी सही है। और चौथा है वर्चस्व की स्थिति नियत होती है, जिसमें एक बार वर्चस्व कायम कर लिया हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया, ये बेटा गलत है। ये मतलब ऐसा नहीं कि जो अमेरिका का वर्चस्व बराबर बना, आज देखिए वर्चस्व में इसकी कमी आई है, क्योंकि दुर्व्यवस्था हुई है, सभी लोकतांत्रिक देश चेतन है और विकास कर रहे हैं, सबकी भागीदारी बढ़ रही है। तो इसमें जो चौथा और घ विकल्प है ये गलत है, तो यही उत्तर होगा घ। अब प्रश्न नंबर 2 है, समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से ही गलत कथन को हम लोग को चूज करना है। तो क है ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं है जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके। ख है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की चलती है। ग है विभिन्न देश एक दूसरे पर बल प्रयोग कर रहे हैं। जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र कठोर दंड देता है। तो इसमें पूछा जा रहा समकालीन विश्व व्यवस्था। समकालीन विश्व व्यवस्था में आज की वर्तमान व्यवस्था नहीं, मीन्स जिस समय यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और है 1990 के बाद, उस बीच की घटनाओं को हम लोग देखना है। तो कहा था कि ऐसी कोई भी सरकार मौजूद हो जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके, तो बेटा गलत थी, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था, जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून का नियमन नियंत्रण करती थी और अंकुश रखने का कार्य करते थे। यही कथन गलत है। तो देखो बेटा क है, दूसरे का उत्तर क सही होगा। अब है प्रश्न 3 है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जिसको को हम लोग पढ़ चुके हैं, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इराक, इसमें भी 4 विकल्प दिया गया है। तो इराक पर हमले क है, इराक पर हमले करने की इच्छुक अमेरिकी अगुवाई और गठबंधन में 40 से ज्यादा देश शामिल हुए, ये बात सही है। ख है इराक पर हमले का कारण बताते हुए कहा गया कि यह हमला इराक को सामूहिक संहार के हथियार बनने से रोकने के लिए किया जा रहा है, ये भी सही है। वो मतलब है कि अमेरिका ने कहा कि जो इराक जो है वो मतलब सामूहिक हथियार, ऐसे जैविक हथियार इस तरह का रखा है, इस तरह। लेकिन अमेरिका कुछ नीयत और ही थी उस पर, क्योंकि उसके संसाधन पर कब्जा जमाना था। ग है इन कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र की अनुमति ले ली गई थी। तो बच्चों है कि इस कार्रवाई में संयुक्त राष्ट्र की अनुमति नहीं ली थी। तो एक कथन जो है गलत है, अनुमति नहीं लिया था। और घ है अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन इराकी सेना कड़ी चुनौती नहीं मिली, ये सही है। तो मतलब इसका उत्तर कौन है, तीसरे का ग है। और प्रश्न नंबर 4 है कि इस अध्याय में वर्चस्व के 3 अर्थ बताए गए हैं, प्रत्येक एक उदाहरण बताएं, ये उदाहरण संबंध में उदाहरण से अलग होना चाहिए। तो बच्चों इतना हम लेक्चर दिए, आप लोगों को स्वयं करना है प्रश्न, इसको पढ़ के आप लोगों को सॉल्व करना है कि कहाँ पर है। तो उदाहरण भी दिए हैं, ऐसा का, जाबू का, अंद्रेई का, और जो 3 वर्चस्व है ढांचागत है, सांस्कृतिक है और सैन्य है, वहाँ से आपको इसको करके लिखना है। इसमें और भी इसमें क्वेश्चन दिया है कि उन 3 बातों का जिक्र करें जिससे यह साबित होता है कि शीत युद्ध के समाप्ति के बाद अमेरिकी प्रभुत्व का स्वभाव बदला है और शीत युद्ध के वर्षों के अमेरिकी प्रभुत्व की तुलना में यह अलग है। तो बच्चों ये क्या पूछ रहा है, वो क्या 3 बात का जिक्र करना है। तो क्या लिखा है, समाप्ति के बाद अमेरिका को स्वभाव बदला है। तो अभी तुम लोग इतना पढ़ चुके हैं, तो देखिए और आप लोग भी इतना अध्ययन करने के बाद यही देखा होगा कि किसका वर्चस्व अमेरिका का है। पहला ये देख लीजिए, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद संपूर्ण विश्व अमेरिकी प्रभाव दिखाई देता है। और दूसरा ले लीजिए कि शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात अमेरिका ने विश्व के सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भी अपना प्रभाव स्थापित किया।
और तीसरा ये देख लीजिए, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान, ईरान तथा इराक जैसे देशों में सैन्य हस्तक्षेप किया। अब इसको मेल बिठाना है, तो मेल बिठाने का है, हम लोग इसको तो पढ़ ही चुके हैं, लेकिन एक बार फिर हम लोग कर लेते हैं। जैसे 4 ऑपरेशन दिया है: ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम है। तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच कब चला गया था? ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच कब चला गया था? मतलब सूडान पर मिसाइल से हमला, सूडान पर मिसाइल से हमला। और दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। यह ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम जो है 9/11 के घटना के बाद तालिबान और अलकायदा के खिलाफ जंग के विरुद्ध चला गया था। तालिबान और अलकायदा मतलब यानी दूसरे ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम का है अब तीसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म तो जानते हैं, जब इराक ने कुवैत पर कब्जा जमा लिया था, उस समय प्रथम खाड़ी के युद्ध के समय चलाया गया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। क्या है? इसमें है इराक पर हमले के इच्छुक देशों का गठबंधन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को करना है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि यदि बड़े और संसाधन संपन्न देश अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार नहीं कर सकते तो यह मानना अव्यावहारिक है कि अपेक्षाकृत छोटी और कमजोर राजनीतिक संस्थाएं अमेरिकी वर्चस्व का कोई प्रतिरोध कर पाएगी। इस कथन की जांच करें और अपनी राय बताएं। यदि बड़े संसाधन देश अमेरिका नहीं कर सकते तो कौन अव्यावहारिक है? तो मीन्स बच्चों है कि अमेरिकी वर्चस्व को यदि बड़े देश चुनौती नहीं दे सकते तो छोटे देश से उम्मीद करना व्यर्थ। कहने का मतलब है कि बहुत ऐसे अमेरिका में नहीं, उससे भी थोड़ा ही कम विकसित बहुत सारे देश थे, लेकिन उसको चुनौती नहीं दे पा रहे हैं तो छोटे देश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि छोटे और विकासशील देश आर्थिक, तकनीकी और सैनिक क्षेत्र में अमेरिका के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं। तो मतलब ये है कि छोटे देश, इसका लिखा है ना कि छोटे कम से वर्चस्व प्रतिरोध कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मतलब उस समय तो नहीं कर पाते, लेकिन वर्तमान समय की जो बौद्ध व्यवस्था है इसका प्रतिकार करेंगे। अमेरिका ऐसा कार्य नहीं कर सकता, लेकिन उस समय की तत्कालीन समय की जो विश्व राजनीति थी उसमें छोटे देश इस तरह का विरोध नहीं कर पाते। तो बच्चों ये था। अब ये हमारा चैप्टर मतलब अध्याय 3 समाप्त हो चुका है। समकालीन विश्व राजनीति में हम लोग 3 अध्याय पढ़ चुके हैं। अब लोग हमारे जो दूसरी पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति का, उसका जो प्रथम अध्याय है और राष्ट्र निर्माण चुनौतियाँ, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।